Hello everyone, welcome back to Tanya Decodes, and today I am decoding the SEC, that is Skill Enhancement Course subject Working with People, unit wise. And today we are going to cover unit number 1, which is Developing Personal and Professional Self. Okay, so in this unit we are going to see what is personal self, what is professional self, how we can maintain it, etc. So firstly let's move on to पर्सनल सेल्फ. तो पर्सनल सेल्फ ये हमारे से ही रिलेटेड है कि हमारी अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या है, हम क्या इमोशंस रखते हैं, हमारी क्या फीलिंग्स हैं, हमारा क्या पीओवी है, हमारे पर्सनल गोल्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, और ये सब कैसे शेप होता है कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहे, हमारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, नेबरहुड, एक्सटेंडेड फैमिली एक्सेट्रा. हमारा कल्चर क्या है, जो हम कल्चर फॉलो करते हैं उसमें कैसे नॉर्म्स हैं, प्लस हमारे एक्सपीरियंसेस जो कि बहुत ही वेरिड और डाइवर्स होते हैं. सो ये सब हमारे पर्सनल सेल्फ को बहुत शेप करते हैं. और ये अब ऐसा नहीं कि किसी एक दो के साथ होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है. सो पर्सनल सेल्फ के की एस्पेक्ट्स, मतलब जो मेन चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, दैट इज़ सेल्फ आइडेंटिटी, इमोशंस एंड फीलिंग्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स एंड पर्सनल गोल्स. सेल्फ आइडेंटिटी में वही सब है कि हम क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, हम अपना पीओवी क्या रखते हैं, हमारा ओपिनियन क्या है. ठीक है, फिर देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेल्फ. तो देखिए इम्पोर्टेंस एज इन इट क्रिएट्स सेल्फ अवेयरनेस, मतलब हमें अपने ही बारे में पता चल रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हम किस पे काम कर सकते हैं. फिर रेजिलियंस, मतलब हमें कोपिंग मैकेनिज्म बताता है कि हम चैलेंजेस को या फिर नेगेटिव सिचुएशंस को हम कैसे डील कर सकते हैं, हाउ टू बी मोर रेजिलियंट. एंड देन ऑथेंटिसिटी, लाइक हमें अपने अकॉर्डिंग जीना है, अपने वैल्यूज़ और बिलीव्स लेके चलना है, ना कि हमें दूसरे के अकॉर्डिंग जीना है. हाँ, बस हम एक मॉरल और एक अच्छे दायरे में रह के अगर हम कर रहे हैं कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, तो वो अच्छा हो, दैट इज़ लीगल. ठीक है, फिर हम देखते हैं प्रोफेशनल सेल्फ. तो पर्सनल सेल्फ है हमारा अपना खुद का पर्सनल आइडेंटिटी. प्रोफेशनल सेल्फ भी हमारी ही आइडेंटिटी है, लेकिन इन अ प्रोफेशनल सेटअप, इन अ बिहेवियरल सेटअप, इन अ कॉर्पोरेट और वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से. ठीक है, दैट हाउ वी बिहेव इन आवर वर्क. इसमें एथिक्स आते हैं, हमारी स्किल्स क्या हैं, व्हाट कॉम्पिटेंसीज डू वी हैव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट वी हैव टू फुलफिल, हमारे करियर एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या अपने फ्यूचर देखते हैं करियर वाइज, और अचीवमेंट्स हम क्या क्या रखते हैं, एंड प्रोफेशनल गोल्स हमारे क्या हैं कि हम आगे और क्या बनना चाहते हैं. तो इस सब से ही हमारे एस्पेक्ट या फिर मेन चीज़ें जो प्रोफेशनल सेल्फ के अंदर है वो निकलती हैं. जैसे कि हमारी खुद की पहली बात प्रोफेशनल आइडेंटिटी, फिर हमारी एथिक्स क्या है, और प्रोफेशनल बाउंड्रीज भी हैं, दैट हाउ टू डील विद द कस्टमर्स और क्लाइंट्स एंड द टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर मैनेजमेंट. ठीक है, और स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज़ की हमारी टेक्निकल स्किल्स कैसे हम कि जैसे अगर मैं टेक्निकल में यू कैन से कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स लाइक एक्सेल स्किल्स, वर्ड स्किल्स और ये सब, PowerPoint skills. And then comes soft skills मतलब communication हमारी कैसी है, how can we interact with others, how can we understand मतलब how can we develop more understanding and create trust and also be confidential at the same time etc. देन कम्स अकाउंटेबिलिटी, मतलब हमारी जो प्रोफेशनल सेल्फ है, जो हमारा एक प्रोफेशन है, हम उस प्रोफेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे अकाउंटेबल हैं, और हम सोसाइटी के लिए कैसे अकाउंटेबल हैं, साथ ही जिस क्लाइंट या कस्टमर से आप डील कर रहे हैं उसके लिए आप कैसे अकाउंटेबल हैं. तो ये सब हमारे वर्क रोल में आ जाता है. एंड प्रोफेशनल गोल्स फॉर श्योर ये एकदम टॉप एंड है कि हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, हम और आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं प्रोफेशन वाइज. फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, ऑब्वियसली ग्रोथ तो होगी हमारी स्किल्स कॉम्पिटेंसीज हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम प्रोफेशनल ग्रोथ और ज़्यादा अचीव कर सकें. दैन एथिकल प्रैक्टिसेस की, देखिए हर एक प्रोफेशन में एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेट इट बी टीचर, डॉक्टर, लॉयर एट्सेट्रा, तो उसको फॉलो करना. फिर इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप्स मेंटेन करना अपने क्लाइंट एंड कस्टमर्स के साथ,
एंड ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, जो कि सब नहीं करते, सब 100% कर नहीं सकते, बट यू कैन ट्राई टू एटलीस्ट मेंटेन इट ऑन अ ट्रैक एटलीस्ट। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा पर्सनल सेल्फ वर्सेस प्रोफेशनल सेल्फ। तो देखिए सबसे पहले अगर हम आइडेंटिटी की बात करें कि वो कैसे शेप हो रही है, पर्सनल सेल्फ हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू, वैल्यूज़, बिलीफ, कल्चर, अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंस से शेप हो रही है। पर वहीं प्रोफेशनल सेल्फ हमारे प्रोफेशनल रोल्स, मतलब हम क्या काम कर रहे हैं। अगर आप टीचर हैं तो आपका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही अलग होता है, और अगर आप लॉयर हैं तो उसमें आपका अलग होगा, ठीक है। तो ये प्रोफेशन टू प्रोफेशन वैरी करता है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट ऑल्सो कम्स विद द प्रोफेशन। नेक्स्ट इज़ गोल्स। तो गोल्स में देखिए पर्सनल सेल्फ में क्या है कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, सेल्फ फुलफिलमेंट चाहिए, मतलब अपने लिए। बट प्रोफेशनल में आप करियर के बारे में सोचते हैं कि करियर डेवलपमेंट हो, सोसाइटल कंट्रीब्यूशन हो, हम क्लाइंट को अच्छे से डील करें, उसकी जो भी बातें हैं उसको हम रिजॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट कम्स बाउंड्रीज़। तो पर्सनल सेल्फ की तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है कि आपका दायरा काफ़ी बड़ा हो सकता है, आपका ऐसा नहीं कि कुछ भी लिमिटेड है, बट प्रोफेशनल सेल्फ में थोड़ा एक लिमिटेड है, ठीक है, कि आपको यहीं तक ही आप जा सकते हो, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। यू हैव टू बी वेरी वेरी विद इन द बाउंड्री। देन द नेचर। तो पर्सनल सेल्फ इज़ इनफॉर्मल ऑफ कोर्स, और आप समझ गए होंगे, प्रोफेशनल सेल्फ इज़ वेरी मच फॉर्मल। देन डिसीजन मेकिंग्स। तो देखिए पर्सनल सेल्फ में आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं, हाँ दूसरों की बातें सुनते हैं, पर अल्टीमेटली आप अपने ही सुनते हैं। बट प्रोफेशनल सेल्फ में वहीं आपको सबसे पहले प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के पीओवी से सोचना पड़ेगा। आप अपने खुद की चीज़ें सोच सकते हैं, बट वो प्रोफेशनली रेलिवेंट होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। फिर आती है रिलेशनशिप्स। तो देखिए पर्सनल सेल्फ में ऑब्वियसली दैट आर इमोशनली ड्रिवन, ठीक है, और प्रोफेशनल सेल्फ में एवरीथिंग इज़ गोल ओरिएंटेड, फॉर्मल, कि आपका मैनेजर से आपकी कैसे रिलेशनशिप है, क्लाइंट से कैसे है, वो बस एक 9 to 5 जॉब तक के लिए, नॉट आफ्टरवर्ड्स। बट पर्सनल सेल्फ तो इट्स लाइक 24/7। अब देखिए पर्सनल सेल्फ प्रोफेशनल सेल्फ के बारे में जान लिया, उसका डिफरेंस पता कर लिया। अब प्रोफेशनल सेल्फ को थोड़ा सा और हम समझते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। तो देखिए प्रोफेशनल एथिक्स आर द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन प्रोफेशनल कंटेक्स्ट। ऑब्वियसली एथिक्स मीन्स व्हाट, देखिए एथिक्स ना, it is nothing right or wrong, nobody can say what is right and what is wrong, but still every profession has some sort of ethics जो कि वो मानता है कि you have to follow that to be in a right state or condition। तो उसके लिए हमारे पास 6 प्रिंसिपल्स हैं। आप इसके लिए एक शॉर्ट एक्रोनिम टाइप का भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने एग्ज़ाम्स के लिए किया था, RL and then C और S, क्योंकि R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, A से अकाउंटेबिलिटी, L से लॉयल्टी, एंड देन कमिटमेंट, कॉम्पिटेंसी एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। नाम से भी आप बहुत कुछ आंसर बना के लिख सकते हैं, और हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे ताकि और क्लैरिटी आए। सबसे पहले हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टेकिंग ओनरशिप ऑफ ऑन एक्शंस एंड डिसीजन, और उन एक्शन डिसीजन से जो फ्यूचर आउटकम आएंगे उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है। तो अ प्रोफेशनल इज़ एक्सपेक्टेड टू फुलफिल ड्यूटीज़, टास्क, रोल, ऑब्लिगेशन, मॉरल अवेयरनेस, मतलब उसको हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोफेशनल को एक आने चाहिए। जैसे अगर हम देखें कि टीचर इंश्योर्स दैट स्टूडेंट रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, वहाँ पे कुछ भी बायसनेस ना हो। तो एक यहाँ पे टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल कि हर एक बच्चा इक्वली ग्रो कर रहा है और अच्छे से समझ रहा है, कोई भी पीछे नहीं रह रहा, वो सबको साथ लेके आगे बढ़े टॉपिक वाइज, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट विद द स्टेक होल्डर्स, promote ethical practice, enhance reliability, and ensure organizational and societal goals are met. These are very simple. I don't think there is a need to explain it. And RAL, तो अब ए से है accountability, means being answerable. Accountable मतलब कि you have to answer or you have to take the accountability for your action, decision and their outcomes, ठीक है।
जैसे टीचर प्रोवाइडिंग रेगुलर अपडेट्स ऑफ कोर्स कंप्लीशन टू द HOD एंड इन्फॉर्म अबाउट एनी लैकिंग इफ एनी। तो देखिए अकाउंटेबिलिटी में कैसे देखते हैं कि जैसे टीचर है और इसके स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ये इनको जो भी पढ़ा रहा है टीचर, तो वो कितना कोर्स कंप्लीट हो गया, हम मान लीजिए हम ही देखते हैं कि हमारी 4 यूनिट्स हैं और आज हम फर्स्ट कर लेंगे, इसके बारे में फिर वो HOD को भी बताएगा। तो वो अकाउंटेबल है HOD को, मतलब अपने से एक टॉप लेवल एम्प्लॉई को या फिर मैनेजमेंट में जो उससे ऊपर आता है हायरार्किकली, ठीक है। और अगर कुछ भी लैकिंग है या मान लीजिए रिसोर्स वाइज कोई दिक्कत है क्लासरूम में या फिर कुछ भी दिक्कत आती है एनी रीज़न, तो उसको भी इन्फॉर्म करेगा। तो इसमें टीचर अकाउंटेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल तो है ही कि उसे पढ़ाना ही पढ़ाना है, पर वो HOD को भी अकाउंटेबल है, यानी कि आंसरेबल है कि भाई मैंने इतना कर लिया, इतना रहता है। और HOD भी उससे कभी पूछ सकता है कि भाई आपने कितना पढ़ाया, आपका कितना कोर्स रहता है, एट्सेट्रा। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, ट्रांसपेरेंसी लाता है सबसे पहली बात प्रोफेशनल सेटिंग में, ट्रस्ट को बढ़ाता है, मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करता है प्रोफेशनल इंसान। जैसे अगर यहाँ पे टीचर अगर कोई भी लैकिंग है तो वो अपनी मिस्टेक्स को समझेगा कि हाँ भाई ये मैंने गलती करी है, उसको एक्सेप्ट करेगा। और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाता है कि भाई हाँ आप दिस टीचर इज़ अ गुड टीचर। अगर वो अपनी चीज़ों को अच्छे से रखता है तो वो समझेंगे कि हाँ वेरी वेरी प्रोफेशनल अकाउंटेबल टीचर ही और शी इज़। और एनहेंस एथिकल डिसीजन मेकिंग, मिसकंडक्ट बहुत ही रिड्यूस कर देगा अगर अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर सब अपने काम के लिए जवाबदेही होंगे तो मिसकंडक्ट कम होगा, ये तो बहुत ही जायज़ सी बात है। फिर इम्प्रूव परफॉर्मेंस फॉर श्योर। देन कम्स LC लॉयल्टी। देखिए लॉयल्टी इज़ एथिकल ऑब्लिगेशन टू सपोर्ट एंड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कलीग क्लाइंट है कुछ भी। इट मीन्स हम जहाँ काम कर रहे हैं ना, हमें उस सेटिंग के लिए लॉयल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ और भी कर रहे हैं साइड बाय साइड और हम अपने उस मेन काम को ही भूल जाएं या उसको कम इम्पोर्टेंस देने लगें, उसकी प्रेफरेंस हम कम कर दें, उसकी प्रायोरिटी नीचे सेट कर दें हम अपने अकॉर्डिंगली। जैसे देखिए एक टीचर है और मतलब 2 टीचर्स हैं और अभी हम इसके POV से बात कर रहे हैं। तो ये जो इसकी कलीग है T2, टीचर नंबर 2, अब इसके साथ कुछ बहुत ही चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, ये सैड है और कुछ सफ़र कर रही है। सो दिस टीचर विल बी सपोर्टिंग हर कलीग, उसको सपोर्ट देगी, बट एट द सेम टाइम इसकी प्रायोरिटी जो है वो बच्चों को पढ़ाना ही रहेगी और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ही रहेगी कि वो शी इज़ टीचिंग वेल, वो अपनी क्लास मेंटेन कर रही है और अपने रिकॉर्ड्स पूरे कर रही है विद इन द स्कूल टाइम बाय टाइम। तो इट मीन्स कि लॉयल्टी उसकी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ स्कूल हेयर, स्कूल में ही रहेगी। मीन वाइल शी इज़ सपोर्टिंग अ कलीग। तो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को मतलब ऐसे कम ज़्यादा कर दो, नहीं, आपको लॉयल रहना ही रहना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस में वही देखिए, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ अ गुड थिंग कि देखिए एक होता है नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ करना कि सामने वाला उसको बहुत नेगेटिव ले जाए कोई भी क्रिटिसिज्म अगर है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि टेकिंग द क्रिटिसिज्म फ्रॉम अदर्स एंड इम्प्रूविंग आवरसेल्फ ऑन दैट एरिया या दैट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म पे अब हम खुद को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव टीम वर्क, फिर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बेटर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर क्लाइंट, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं HOD से अच्छे रिलेशनशिप्स, बच्चों से अच्छे रिलेशनशिप्स, उनके पेरेंट्स से अच्छे से डीलिंग करना। देन इंक्रीजिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। नेक्स्ट अब 3 C's वी आर गोइंग टू सी। फर्स्ट वन इज़ कमिटमेंट, ठीक है। तो देखिए कमिटमेंट क्या है, डेडिकेशन टू अचीव प्रोफेशनल गोल्स, मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड्स, बीइंग कंसिस्टेंट एंड हैविंग परसिवरेंस। देखिए परसिवरेंस क्या होता है कि वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर पुटिंग कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स इवन ड्यूरिंग आवर हार्ड टाइम्स।
एंड फोकसिंग ऑन अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कमिटमेंट देखिए, अब जैसे अगर हम टीचर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टीचर का मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट नहीं है, नहीं हुआ अभी, और एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग, तो वो चाहती है कि बच्चों को क्लैरिटी रहे, बच्चों की प्रैक्टिस और अच्छी हो। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो लेगी एक्स्ट्रा क्लासेस ताकि स्टूडेंट्स की अच्छी पढ़ाई हो, वो अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो यहाँ पे टीचर इज़ कमिटेड टू हर प्रोफेशन कि भाई मेरा प्रोफेशन ही कहता है कि स्टूडेंट्स शुड हैव मोर क्लैरिटी, दे शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, दे शुड लर्न वेल, दे शुड गेट गुड ग्रेड्स और मार्क्स वॉट एवर। उस सब के लिए वो एक्स्ट्रा क्लासेस दे रही है। दैट्स द लेवल ऑफ कमिटमेंट कि हम कितना डेडिकेटेडली अपने प्रोफेशन को देखते हैं और हम कितना उसे सुधारने और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फॉर श्योर, इनोवेशन होगी, टीम वर्क बढ़ेगा, कोलैबोरेशन होगा, बेटर प्रोफेशनलिज्म एंड बिल्ड रेपुटेशन ऑल्सो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओवरऑल कि भाई स्कूल के टीचर्स देखिए कितने कमिटेड हैं, तो स्कूल की ही रेपो बढ़ेगी अल्टीमेटली, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज़, अच्छा ऊपर नीचे है तो कोई नहीं, हम कल्चरल सेंसिटिविटी पढ़ते हैं। दैट इज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड अडेप्ट टू कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल सेंसिटिविटी मतलब देखिए एक चीज़ होती है कल्चरल रिलेटिविज़म, उसमें क्या होता है, जैसे देखिए इंडिया में कई सारी डाइवर्सिटी, कई सारे कल्चर के लोग रहते हैं, मैं उन्हें नेम नहीं करना चाहती, पर जैसे इंडिया का मैप है तो यहाँ पे एक अलग कल्चर रह रहा है, यहाँ पे एक अलग कल्चर है, यहाँ अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, अगर ये इंसान यहाँ जा रहा है, इसको थोड़ा सा तो कल्चर शॉक लगेगा ना ट्राइंगल को, पर कल्चरल रिलेटिविज़म कहता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि किसी और को आपका कल्चर भी तो डिफरेंट लग सकता है, शॉकिंग लग सकता है। कई सारी कल्चर हैबिट्स ऐसी होते हैं कि हर किसी को नहीं एक्सेप्टेबल होते, बट स्टिल यू हैव टू बी कल्चरली सेंसिटिव। मतलब आप सामने वाले को ये मत शो करिए कि यू आर बीइंग सो शॉक्ड एंड यू कैन नॉट relate to that culture. You have to be adaptable, you have to respect for such differences, for such diversity, and also be aware of that. जैसे एग्जाम्पल हम देखें, a teacher ensuring that all the students get equal opportunity in class and no such preference or disadvantage given to ethnic cultural group. जैसे मान लीजिए टीचर है, वो क्लास में हम यही सारे कल्चर्स ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसे ही प्रेफरेंस दे और इन्हें नेगलेक्ट करे क्योंकि इनका सेम कल्चर है, नहीं, शी और ही शुड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। तो अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस क्या है कल्चरल सेंसिटिविटी की, कि इक्विटी बनी रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, कम्युनिकेशन बेहतर हो, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग या कल्चरल शॉक कम लगे, इंक्लूसिविटी बढ़े। इंक्लूसिविटी मतलब कि सबको साथ लेकर चलना, किसी को भी ऐसा नहीं कि कम प्रायोरिटी देना या कम प्रेफरेंस देना, सबको इक्वली रखना, और कोलैबोरेशन बढ़ना, टीम वर्क बढ़ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज़ कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस हम समझते होंगे, मुझे लगता है आप सब भी, कि हमारे पास कैसे स्किल्स हैं, कितनी नॉलेज है, हम प्रोफेशनल टास्क को कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, हम स्टैंडर्ड्स कितने अच्छे फॉलो करते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि कॉम्पिटेंसेस की हम प्रोफेशनल सेटअप में किस बेसिस पे भी आर लाइक अपॉइंटेड, हमारे पास क्या कॉम्पिटेंसीज हैं। तो एग्जांपल में हम देखते हैं लाइक अ टीचर लर्निंग हाउ टू यूज़ स्मार्ट बोर्ड टू टीच स्टूडेंट्स मोर इफेक्टिवली।
हम सबको पता है स्मार्ट बोर्ड यानी कि वीडियोस, पिक्चर्स, ऑडियोज़ विद अ लार्ज स्क्रीन। तो इस सब के थ्रू बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स तो फॉर श्योर। तो इसमें क्या है कि द प्रोफेशनल पर्सन इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्किल्स जस्ट टू गेट गुड रिजल्ट्स, जस्ट टू बी कमिटेड टू द प्रोफेशन, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस में यही है कि वो अपने स्किल्स डेवलप कर रहा है और वो कॉन्टीन्यूसली लर्निंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका लर्निंग ग्राफ यहाँ है, वो भी अपने स्किल्स एक बार अपॉइंट होने के बाद भी वो अपने स्किल्स को बढ़ाना ही चाहता है। ठीक है, अपडेटेड रहना चाहता है। तो ये हमारे 6 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं। मैंने आपको याद करा RALCCCS: रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। और ये इम्पोर्टेंट है, आप एटलीस्ट इनके नाम ही याद कर लीजिए, फिर तो ऑब्वियसली सब आंसर खुद बना लेते हैं एग्ज़ाम में। फिर प्रोफेशनल एथिक्स के ही अभी हमने 6 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, पर इनके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी हो सकता है आपके पर्सनल सेल्फ और प्रोफेशनल सेल्फ के बीच, क्योंकि आपके पर्सनल ओपिनियंस कुछ अलग हैं और ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स अलग हैं या कोड ऑफ कंडक्ट अलग है। ठीक है, फिर रिसोर्स स्कार्सिटी दैट कैन बी देयर, इन फैक्ट इट इज़ प्रेशर टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन समथिंग, या तो आप अपने खुद के पर्सनल वैल्यूज़ और बिलीव्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है फॉर बीइंग इन अ प्रोफेशनल सेटअप और एथिक्स फॉलो करने के लिए। और अनकॉन्शियस बायस भी कई बार हो ही जाता है, आप कितने ही एथिक्स फॉलो कर लो बट अनकॉन्शियस बायस होता ही है। देयर इज़ ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ सम सब्जेक्टिविटी इन द पीपल ऑलवेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल सेटिंग। तो देखिए, गोल्स जो है ना, दैट शुड बी स्मार्ट। गोल्स आपको बताइए उद्देश्य, या फिर आई थिंक हाँ, उद्देश्य को कैसे हम सेट करें। तो स्मार्ट एज इन स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मतलब एकदम क्लियर, प्रिसाइज, शॉर्ट। ठीक है, मेजरेबल ऐसे गोल्स हों जिन्हें हम मेजर कर पाएँ, हम उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएँ। अचीवेबल, भाई गोल्स ऐसे बनाओ जो एक्चुअली अचीव किए जा सकें, ऐसा नहीं कि वो कुछ बहुत ही हाइपोथेटिकल एंड यू कैन नॉट अचीव दैट। तो वो बहुत ही रियलिस्टिक होने चाहिए और आपकी कैपेबिलिटी के अंडर भी आने ही चाहिए कि भाई आप इतने एफिशिएंट और कैपेबल इनफ होने चाहिए दैट यू कैन अचीव दैट गोल। ठीक है, फिर रेलेवेंट मतलब कि आपकी पर्सनल वैल्यूज़ से वो अलाइन हो। ऐसा नहीं है आप ये सोचते हैं इस डायरेक्शन में और आपका गोल ही कहीं और जा रहा है। फिर टाइम बाउंड, अब देखिए गोल को अचीव करने की एक टाइम लिमिट ज़रूर सेट करनी है कि भाई आपको इस डेट तक या फिर इतने टाइम तक, इतने सालों में अचीव कर लेना है। उससे क्या होता है कि हम और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं और अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है इससे हमारी गोल्स की तरफ। देखिए गोल्स ना शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, पर्सनल गोल्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल गोल्स भी हो सकते हैं। अब जैसे, और हाँ, इनकी कोई बेसिस नहीं है। जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स में यू कैन से कि मुझे शॉर्ट टर्म में इफ़ आई कैन से कि 3 to 5 ईयर्स का अगर मैं लेके चलूँ कि भाई मुझे बैचलर्स इस डिसिप्लिन में करनी है या मास्टर्स इस डिसिप्लिन में करनी है या मुझे पेपर क्रैक करना है। लॉन्ग टर्म गोल्स में यू कैन से कि आई वांट टू बी दिस एटलीस्ट विद इन 10 ईयर्स, कि मैं इस पोजीशन पे काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, और पर्सनल गोल्स और प्रोफेशनल गोल्स, देखिए पर्सनली सबके अलग होते हैं कि मुझे जैसे NGO खोलना है या आई वांट टू अडॉप्ट पपी और अ चाइल्ड और वट एवर यू वांट टू। प्रोफेशनल गोल्स भी होते हैं कि भाई अगर आज मैं लेवल A पे काम कर रहा हूँ, तो आज अगर मैं लेवल 1 पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो कल मुझे लेवल 10 तक पहुँचना ही पहुँचना है इन दैट हायरार्किकल ऑर्डर, मतलब मुझे टॉप मैनेजमेंट में पहुँचना है फ्रॉम लोअर लेवल। तो वो बहुत वैरी करता है गोल्स। तो बेनिफिट्स ऑफ गोल्स, देखिए गोल्स बनाने के भी बहुत बेनिफिट्स हैं। एक आपको क्लैरिटी मिलती है
कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आपका फोकस बढ़ता है, आप मोटिवेटेड रहते हैं कि भाई हमें इसके लिए काम करना है, एंड यू वर्क फॉर दैट, ड्यू टू विच यू गेट मोर प्रोडक्टिविटी, कम लेवल ऑफ कमिटमेंट बढ़ता है, आप अपने प्रोग्रेस मेजर करते हैं, एंड यू सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। ठीक है, फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग एक ही टॉपिक में है। हमने गोल सेटिंग समझ लिया, टाइम मैनेजमेंट इज़ कि हमें गोल्स क्लियर सेट करने हैं। ठीक है, उन गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि हम धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आगे बढ़ें। डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है, जैसे आपको फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होता है या आपको किसी गेम से डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, लर्न टू से नो, टू prioritize yourself and your goal, and then review and reflect that what have you done, what have you not done, what can be the reasons you have not done something. फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट रखने से हमें क्या अच्छी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। तो देखिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, फोकस अच्छा हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, स्ट्रेस कम हो रहा है, हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बन रहा है, which is a very much required thing right now. तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग जो है ना, इट गोज़ हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं है कि आप एक रखोगे और दूसरा नहीं रखोगे, दोनों साथ में चलती हैं। गोल सेटिंग डिफाइंस डायरेक्शन, कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, और टाइम मैनेजमेंट इंश्योर्स एफिशिएंट प्रोग्रेस टूवर्ड्स दैट गोल्स। ठीक है, कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट वो हमें बताता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 1 ऑफ वर्किंग विद पीपल, विच इज़ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ। आप इसको अच्छे से पढ़िए, एंड विल कम बैक विद यूनिट नंबर 2 नोट्स वेरी सून। थैंक यू। प्लीज़ like, subscribe and share to others. It's a growing channel. Please support it. Thank you.